हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन आरपी स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आशा करता हूं कि पिछली वीडियो आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही हेल्पफुल आप लोग के लिए रही होगी। और आज उसी को हम लोग अपने आगे बढ़ाते हैं, आगे के टॉपिक्स को पढ़ते हैं और आज जानेंगे कि पदार्थ क्या होता है। और पदार्थ एक शुद्ध पदार्थ होता है, एक अशुद्ध पदार्थ होता है। पूरी जो केमिस्ट्री है, पूरी जो रसायन विज्ञान है, इसी पे डिपेंड है कि पदार्थ पे, उसके बाद शुद्ध पदार्थ पे और अशुद्ध पदार्थ पर ये पूरी की पूरी केमिस्ट्री डिपेंड करती है। तो आज हम लोग इसी को एकदम बारीक से जानेंगे कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है और अशुद्ध पदार्थ क्या होता है। तो इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा समझ में आए। और हाँ, वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आप सीख रहे हैं कुछ और सीखना चाहते हैं तो बिना स्किप किए हुए आप लोग पूरी वीडियो जरूर देखें, ताकि आप लोगों को भी लगे कि हाँ, कुछ अच्छा सर सिखा रहे हैं और आपको भी अच्छे से अच्छी चीज़ें पढ़ने को मिले। और बताया था, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करेंगे, ताकि आपके जो दोस्त हैं या आपके जो सहपाठी हैं उन तक भी ये वीडियो पहुँचे, वो भी कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को पाएँ। कि ये शिक्षा का सागर है, सभी तक पहुंचेगा, सभी पाएंगे और सभी उसमें नहाकर एक निखर के निकलेंगे, जो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पदार्थ, सबसे पहले पदार्थ समझ लें। हालांकि पदार्थ की परिभाषा मैंने बताई थी। पदार्थ की परिभाषा मैंने जब आप लोग को बताई थी तब ये बताया था, वे पदार्थ जो स्थान घेरते हैं, जिनका कुछ ना कुछ भार होता है, क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। अब पदार्थ भी तो किसी ना किसी चीज से मिलकर बना होगा। जो पदार्थ होता है वो परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बना होता है। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? परमाणु और अणुओं से मिलकर के किसका निर्माण होता है? पदार्थ का निर्माण होगा। या तो उसमें परमाणु पाया जाएगा या तो उसमें अणु पाया जाएगा। इन्हीं से मिलकर के पदार्थ का निर्माण होता है। और बोल सकते हैं पदार्थ अपने हिसाब से एक शुद्ध होता है, उसी को क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। देखिए, जो अपनी केमिस्ट्री है पूरी की पूरी डिपेंड है शुद्ध पदार्थ पर। तो क्यों ना उससे पहले हम लोग अशुद्ध पदार्थों को निपटारा कर लें, अशुद्ध पदार्थों को सबसे पहले समझ लें, और ताकि हमको पूरी की पूरी केमिस्ट्री भी समझ में आ जाए। हम लोग सबसे पहले आज अशुद्ध पदार्थ निपटाएंगे, फिर शुद्ध पदार्थ निपटाएंगे। पूरा निपटाएंगे, लेकिन आज ही, ऐसा नहीं है आज कल कुछ और पढ़े फिर आगे का टॉपिक छोड़ दिए। जो टॉपिक आपको दिया जाएगा वो पूरा का पूरा टॉपिक समझाया जाएगा, चाहे वीडियो 1 घंटे की जाए चाहे 2 घंटे की जाए। मेरा मकसद है आप लोगों तक हर एक चीज अच्छे से पहुंचना और एकदम ब्रीफली, एकदम बारीक से समझ में आ जाना और उसमें कोई कंफ्यूजन ना रहना। तो कॉपी पेन उठा ले और जब मैं डिफिनेशन बोलूं तो उसको लिख लेंगे। इसीलिए मैं 2-3 बार डिफिनेशन को क्या कर देता हूं? रिवाइज कर देता हूं, ताकि आप लोगों को भी अच्छा से समझ में आ जाए और लिख लें। और लिखने के लिए तो आप लोग स्टॉप करके भी लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लें और उसके बाद लिखना स्टार्ट करें। अगर हम लोग यहां पे बात करें अशुद्ध पदार्थ की, तो आप लोग हेडिंग लिख लेंगे अशुद्ध पदार्थ। तो अशुद्ध पदार्थ की अगर डिफिनेशन जाने तो अशुद्ध पदार्थ को यह बोला जाता है कि वे पदार्थ जो भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं या परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। एक ये डिफिनेशन रही। एक सबसे अच्छी डिफिनेशन है, अगर उसको देखें तो समझ में आ जाएगा। देखिए डिफिनेशन क्या है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के अनिश्चित अनुपात में मिश्रण को, देखिए पदार्थों का मिश्रण होना चाहिए लेकिन अनिश्चित अनुपात में मिश्रण होना चाहिए, क्या कहलाएगा? अशुद्ध पदार्थ कहलाएगा। बोलोगे सर जी नहीं है, दिमाग पे नहीं चढ़ रहा है, अपने को तो दिमाग पे चढ़ाना है। ठीक है, तो दिमाग पे चढ़ाना है, दिमाग पे चढ़ाने के लिए हम मेहनत करेंगे, आगे समझेंगे। देखो, मान के चलो ये एक ग्लास है, बाल्टी ज्यादा लग रहा है, ग्लास कम, लेकिन मानेंगे हम लोग इसको ग्लास ही। एक ये दूसरा ग्लास है। क्या हुआ? आपके घर में जब फूफा जी आए, फूफू लिख दिया, फूफा जी आए जब आपके घर में फूफा जी आए तो क्या किया? मम्मी ने बोला फूफा जी आए हैं, इनको शरबत पिलाओ। तो फूफा जी के शरबत में क्या किया? ये ग्लास भी कितना है? 250 ml का है। इसमें 250 ml शरबत आता है, इसमें भी 250 ml शरबत आता है। फूफा जी आए, मम्मी ने बोला जल्दी फूफा जी आए हैं, उनको शरबत बना के दो। अब मम्मी इशारा भी कर लें, चीनी कम डालना, फूफा आए हैं चीनी कम डालना। और आपने क्या किया? उसमें चीनी कम डाली, शरबत हो गया कम मीठा। मान के चलो इसमें आपने कितनी चीनी डाली? सिर्फ 50 ग्राम ही चीनी डाली।
और शरबत क्या हो गया, कम मीठा हो गया भाई, और फूफा जी तो पी के चले गए। ठीक है, उसके बाद यहां पे आपके आए मामा जी। अब मामा जी तो मम्मी के भैया ठहरे। जब मामा जी मम्मी के भैया ठहरे तो बोले भैया हैं आज हम शरबत बनाएंगे, तुम शरबत ना बनाने जाओ, मैं शरबत बनाऊंगी। तो जैसे ही भैया जी आए, मतलब आपके मामा हैं, तो मम्मी ने उसी 250 ml पानी में चीनी मिला दी 150 ग्राम। लो, हो गया मीठा शरबत, है ना। इसमें कहीं पे 250 ml पानी में सिर्फ कितना मिला रही हैं, 50 ग्राम चीनी मिला रही हैं, और उसी 250 ml में 150 ग्राम चीनी मिला रही हैं। तो ये अनिश्चित अनुपात में मिश्रण हो गया कि नहीं हो गया। अपने स्वादानुसार बड़ा मिला रही हैं, फूफा भाई उनके रिश्तेदार नहीं, पापा के रिश्तेदार, उसमें कम मिला दी, मम्मी के रिश्तेदार कौन, मामा, उसमें ज्यादा चीनी मिला दी, और वो क्या हो गया, ज्यादा मीठा हो गया। तो ये क्या हो गया, अशुद्ध पदार्थ हो गया कि नहीं हो गया। मगज में चढ़ रहा है, चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही हैं। तो क्या बोला गया, एक अनिश्चित अनुपात में जब पदार्थों का मिश्रण होता है तो उसे क्या बोलते हो, अशुद्ध पदार्थ कहते हो। चीजें समझ में आई कि नहीं आई। अशुद्ध पदार्थ की परिभाषा मैंने क्या बताई, अशुद्ध पदार्थ की परिभाषा मैंने आप लोग के सामने बोली है, अनिश्चित अनुपात में 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण क्या कहलाता है, अशुद्ध पदार्थ कहलाता है। बोलो राम राम। चीजें समझ में आ गई ना, 100%। आगे बढ़े, ठीक है। अब अशुद्ध पदार्थ के भी 2 भाग हो जाते हैं, अब उनको पढ़ते हैं। देखिए, जो अशुद्ध पदार्थ होता है, इस अशुद्ध पदार्थ के जो 2 भाग हो जाते हैं, एक हो जाता है समांगी मिश्रण, एक हो जाता है विषमांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण क्या है और विषमांगी मिश्रण क्या है। अभी आपने क्या किया था, फूफा या मामा आए थे, उनके लिए जो शरबत बनाया था उसमें चीनी घोली थी कि नहीं घोली थी। और जैसे उसमें चीनी घोली थी, उसके बाद क्या चीनी को छान करके अलग कर सकते हो, चीनी और जल को नहीं कर सकते हैं ना। जब चीनी पानी मतलब चीनी जल को छान करके अलग नहीं किया जा सके और उसमें देखा ना जा सके कि यहां पे कहां चीनी है और यहां पे कहां पर पानी है, तो वैसा विलयन क्या कहलाएगा, समांगी मिश्रण कहलाएगा। वैसा मिश्रण क्या कहलाएगा, समांगी मिश्रण कहलाएगा। तो समांगी मिश्रण की परिभाषा क्या हो जाती है, समांगी मिश्रण की परिभाषा यह हो जाती है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, या फिर ऐसे बोलेंगे 2 या 2 से अधिक पदार्थों का वह मिश्रण जिसको छान करके अलग ना किया जा सके। क्या करके, छान करके अलग ना किया जा सके, और जिन्हें अपने आंखों के द्वारा देखा ना जा सके। इसमें कौन कौन सी चीज मिली है, कैसा मिश्रण कहलाएगा, समांगी मिश्रण कहलाएगा। चीजें समझ में आई। समांगी मिश्रण को मैंने क्या बोला, समांगी मिश्रण को मैंने बोला कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का वह मिश्रण जिसे छान करके अलग ना किया जा सके, जिसे आंखों के द्वारा देखा ना जा सके, क्या कहलाएगा, समांगी मिश्रण कहलाएगा। जैसे चीनी पानी का घोल, नमक पानी का घोल। एक घोल और है जो आपको बहुत कंफ्यूज करेगा। क्या, देखो, मान के चलो ये आपके पास फिर से कोई ग्लास है, इसमें पानी है, क्या है, पानी है, और इसमें आपने क्या घोला है, इसमें आपने घोल दिया लाल रंग। अब जैसे ही लाल रंग इसमें घोल दिया तो ये जो मिश्रण होगा ये समांगी मिश्रण कहलाएगा कि विषमांगी मिश्रण कहलाएगा, बताओ। झूठ ना बोलना, 70% लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि यह है विषमांगी मिश्रण। अगर आपके दिमाग में चल रहा है ये विषमांगी मिश्रण है तो आप बिल्कुल गलत रास्ते पर हैं, क्योंकि यह है समांगी मिश्रण। अब बोलोगे सर समांगी मिश्रण कैसे है, जैसे ही आप लोग पानी में लाल रंग घोलते हो, क्या उसको छान करके अलग कर सकते हो, बोलो, क्या छान करके अलग कर सकते हो, नहीं ना। जब छान करके अलग ही नहीं कर सकते हो तो कैसा मिश्रण रहेगा भाई, विषमांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण रहेगा कि नहीं रहेगा। छान करके अलग कर लेते तो समांगी मिश्रण हो जाता, छान करके जब अलग नहीं कर पा रहे हो तो कैसा होगा, समांगी मिश्रण होगा। तो क्या बोली इसकी डिफिनेशन, इसकी डिफिनेशन बोली है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का वह मिश्रण जिसे छानकर अलग ना किया जा सके और जिसे अपने आंखों के द्वारा देखा ना जा सके, कैसा मिश्रण कहलाएगा, समांगी मिश्रण कहलाएगा। बोलो हाँ या ना, बोल दो, चीजें समझ में आई, बोलो बोलो।
आ गई ना? आ गई? हाँ ठीक, आ गई। सुनाई देता है, ऐसा ना बोलना सुनाई नहीं देता है, मैं सामने ही हूं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग किस पर? विषमांगी मिश्रण पर। किस पर आते हैं? विषमांगी मिश्रण पर। अब विषमांगी मिश्रण की क्या परिभाषा होगी ये देखते हैं। देखो, विषमांगी मिश्रण की जो परिभाषा होती है उसमें यह बोला जाता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का वह मिश्रण जिसे हम अपने आंखों के द्वारा देख सके और छान करके उन्हें अलग कर सके। आंखों के द्वारा देख भी सके और छान करके अलग कर सके, कैसा मिश्रण कहलाएगा? विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। बोलोगे सर कैसे? आपके पास पानी है, पानी में रेत घोल दी। पानी में क्या घोला? रेत, सैंड। अब पानी अलग दिखाई देगा, रेत अलग दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी? दिखाई देगी ना। और उसको हम फिर छान करके अलग भी तो कर सकते हैं। बोलो, जब उसको हम छान करके अलग कर सकते हैं तो कैसा मिश्रण कहलाएगा? विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी। एक एक चीज मैं डिक्टो बता रहा हूं एकदम जीरो लेवल से, और ऐसा नहीं है आपको समझ में नहीं आना चाहिए। अगर समझ में आ रहा भैया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और लोग भी सीखने को पाए। होता नहीं है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जब आप लोग ज्ञान लोगों तक अपना पहुंचाएंगे तब आपका भी माइंड क्या होगा? बढ़ेगा। और बढ़ाना है अपना माइंड। तो यहां पे हम लोग का क्या निपट गया? ये इतना निपट गया। एक शुद्ध पदार्थ निपट गया, सॉरी अशुद्ध पदार्थ। क्या बोला था? दो या दो से अधिक अनिश्चित अनुपात में पदार्थों के मिश्रण में को क्या कहते हो? अशुद्ध पदार्थ कहते हो। उसके बाद क्या बोला? समांगी मिश्रण की परिभाषा बताई। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों का वह मिश्रण जिसको छान करके अलग ना किया जा सके और जिसे अपने आंखों के द्वारा देखा ना जा सके। कैसा मिश्रण कहलाएगा? समांगी मिश्रण कहलाएगा। विषमांगी मिश्रण में बताया, विषमांगी मिश्रण में आपको यह बताया कि दो या दो से अधिक पदार्थों का वह मिश्रण जिसे अपनी आंखों के द्वारा देखा जा सके और छान करके अलग किया जा सके, कैसा कहलाएगा? विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। चीजें समझ में आ गई होंगी। रहुआ लोगन के समझ में आवत बाटी की नहीं खे? आवत बाटे ना? हाँ, अब ठीक। अब हम लोग चलते हैं शुद्ध पदार्थ की तरफ। अशुद्ध पदार्थ यहां पे निपट गया। अब हम लोग किस पे चलते हैं? शुद्ध पदार्थ की तरफ। देखो, आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते प्यास लगी है, ठीक है, लेकिन फिर भी पढ़ा रहा हूं। देखते हैं किसकी बात हो रही है? शुद्ध पदार्थ की। तो शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं ये समझते हैं। देखो, शुद्ध पदार्थ इसे कहते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों का निश्चित अनुपात में मिश्रण। कैसा? निश्चित अनुपात में मिश्रण क्या कहलाता है? शुद्ध पदार्थ कहलाता है। एक ये परिभाषा जो मैंने बोली, क्या? दो या दो से अधिक पदार्थों का निश्चित अनुपात में मिश्रण क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण कहलाता है। एक इसकी दूसरी भी डिफिनेशन होती है कि समान प्रकार के परमाणुओं या अणुओं से मिले पदार्थ को, समान प्रकार के परमाणुओं या अणुओं से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। फिर से बोलो, फिर से सुनो। देखो क्या बोला मैंने बोला शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है? देखो, समान प्रकार के परमाणुओं या अणुओं से बने पदार्थ को क्या बोलते हो? शुद्ध पदार्थ कहते हो। चीजें समझ में आ गई? शुद्ध पदार्थ भी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब शुद्ध पदार्थ के बाद हम लोग कहां पढ़ते हैं? इसके पार्ट्स पढ़ते हैं। इसके क्या क्या पार्ट्स हो जाते हैं? तो इनके पार्ट्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले इसमें आता है तत्व। सॉरी, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे परमाणु। चार्ट बना लो, उसके बाद इसको आगे सीखते जाएंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? परमाणु। परमाणु के बाद पढ़ेंगे तत्व, क्योंकि परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है? तत्व बनता है। और तत्व के बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो होंगे रासायनिक यौगिक। पूरी केमिस्ट्री इस वाले गोले में समाई हुई है। इस वाले गोले को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया और आपको समझ में आ जाएगा। और मैं पूरी कोशिश करूंगा एकदम तन मन से, क्योंकि धन तो यहां पे लग ही नहीं रहा है, पूरे तन मन से कोशिश करूंगा कि आपको ये टॉपिक सब क्या हो समझ में आ जाए। तो क्यों ना इसी को बिना टाइम जाया किए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें? गुड। तो उसके लिए मुझे ये इतना रफ करना पड़ेगा ताकि मैं आपको परमाणु समझा पाऊं। क्या समझा पाऊं? परमाणु समझा पाऊं। ठीक है।
देखिए, बात करें परमाणु की, किसकी बात करें? परमाणु की। तो बेटा परमाणु जो होता है, परमाणु मूल कणों से मिलकर बना होता है। पहले यह बोला गया कि परमाणु अविभाजित है, अविभाज्य कण है। अगर परमाणु अविभाज्य कण है तो हमको कैसे पता चला कि प्रोटॉन, इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं? भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु में उपस्थित होते हैं, यह हमको कैसे पता चला? तो ये इसकी डिफिनेशन ये हो जाती है, अगर परमाणु की परिभाषा लिखना चाहें तो परमाणु की परिभाषा ये हो जाती है कि परमाणु एक मूल कण है जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। क्या बोला मैंने? फिर से सुनो, परमाणु की परिभाषा बताई। देखो परमाणु को बोला, परमाणु एक क्या है? मूल कण है, मौलिक कण है, एकदम सूक्ष्मतम कण है, जो किससे मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ये मैंने आपको बोल दिया, आपने समझ लिया। अब देखो किससे मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को E माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं और लिखते हैं ऐसे। और किससे मिलकर बना होता है? प्रोटॉन से। प्रोटॉन को P प्लस से। अभी देखो इसके बारे में मैं अभी बोल रहा हूं, इसको अभी मैंने समझाया नहीं है, जब समझाऊंगा तब आपको ध्यान से पढ़ना, लेकिन अभी देखना ये किन किन चीजों से मिलकर बना है। तो किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। और किससे मिलकर बना है? प्रोटॉन से मिलकर बना है। और साथ ही एक और आता है न्यूट्रॉन। इन तीन पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो इसकी डिफिनेशन मैंने क्या बोली थी? परमाणु की, परमाणु की डिफिनेशन बोली थी, परमाणु की परिभाषा मैंने बोली थी कि परमाणु एक मूल कण है, मूल कण या मौलिक कण बोल सकते हो, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। यहां से परमाणु की परिभाषा समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। अब इनके जिन चीजों से ये मिलकर बना है, इन चीजों के बारे में भी तो हमको पता होना जरूरी है कि भाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जो चीज हम यहां पे सीखेंगे वो आपको बुक में नहीं मिलेगी। ऐसी ऐसी चीजें सीखेंगे, क्योंकि अपने को तो सीखना है, अपने को सीख करके आगे बढ़ना है। कि कोई क्वेश्चन इसमें से पूछे तो कोई पूछे, उसका अगर मैं आंसर दे दूं, अगर मैं काउंटर अटैक करूं या फिर काउंटर क्वेश्चन पूछूं, तो उसके आंसर उसके पास ना हो कि बोले हाय कहां से पढ़ लिया, समझ में आए? तो बोल देना वही एक चैनल है एजुकेशन आरपी स्टडी पॉइंट, जहां से मैंने ये पढ़ा था, ताकि वो भी पढ़ सके, क्योंकि तब तो आपने उसकी बेइज्जती कर दी होगी ना तब तक। चलिए देखते हैं। जैसे मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की, ऐसा चार्ट बना लिया आपने। अब साइड में एक हेडिंग डालो, क्या डालोगे? इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में समझते हैं, फिर क्या होता है, उसके बाद प्रोटॉन के बारे में समझेंगे, फिर आपका क्या बचा? न्यूट्रॉन, उसके बारे में समझेंगे। इतनी चीजें तो अपने को समझनी है। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब चलो इसको हम लोग देखते हैं। जैसे यहां पे बात की जाए इलेक्ट्रॉन की, किसकी बात की जाए? इलेक्ट्रॉन की। इसको इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है, अब इलेक्ट्रॉन की कोई ना कोई परिभाषा तो रही होगी। इलेक्ट्रॉन की परिभाषा लोगों को नहीं आती, बस इतना आता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। क्या बोला? इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना आता है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। लेकिन अपने को कुछ एक्स्ट्रा सीखना है, नहीं तो कुछ नहीं आने वाला। देखो इलेक्ट्रॉन किन किन चीजों से मिलकर बना है, उसके बाद आगे बातों पे ध्यान देंगे। देखो इलेक्ट्रॉन शब्द का जो बना है, इसका लैटिन में क्या हो जाता है? ई प्लस लेक प्लस ट्रॉन। ई का मतलब इनिशियल, प्रारंभिक। लेक का मतलब सूक्ष्म कण। ट्रॉन का मतलब चक्कर लगाने वाला। चीजें समझ में आई? तो इसकी डिफिनेशन बन जाती है, मेरे साथ लिखते जाओ। देखो इसकी डिफिनेशन बन जाती है कि इलेक्ट्रॉन वह सूक्ष्मतम कण है जिस पर विद्युत का ऋण आवेश होता है। क्या? विद्युत का ऋण आवेश होता है, और यह नाभिकों के चारों ओर चक्कर लगाता है। क्या बोला मैंने?
इलेक्ट्रॉन क्या है? पार्शियल, प्रारंभिक। इलेक्ट्रॉन एक प्राथमिक कण है या प्रारंभिक कण है? इलेक्ट्रॉन क्या है? एक प्राथमिक कण है या प्रारंभिक कण है? जिस पर विद्युत का ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज होता है लेकिन कैसा? निगेटिव। इलेक्ट्रिक चार्ज होता है कैसा? निगेटिव। विद्युत का ऋण आवेश है और यह नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो वह प्राथमिक कण जिस पर विद्युत का ऋण आवेश होता है और यह नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, क्या कहलाता है? बोलो बोलो। इलेक्ट्रॉन कहलाता है। चीजें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसकी जो खोज थी, इलेक्ट्रॉन की जो खोज थी वो की थी जे टॉमसन ने। किसने की थी? जे टॉमसन ने। कहीं कहीं पे थॉमसन लिखा होता है, कहीं कहीं पे टॉमसन लिखा होता है। टॉमसन। अब किस सन में की थी ये भी तो पता होना चाहिए। इसकी जो खोज हुई थी वो हुई थी 1931 में। कब हुई थी? 1931 में इसकी खोज हुई थी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है। अब इस पर आवेश कितना होता है यह भी पता होना चाहिए हमको। जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। माइनस में आवेश होता है क्योंकि इस पर ऋण आवेश होता है। ऋण का मतलब निगेटिव, निगेटिव का इसीलिए माइनस आगे लगा दिया गया। -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इस पर क्या होता है? आवेश होता है। याद करो मैंने आपको पिछली वाली क्लास में बताया था कि हर एक चीज का कुछ ना कुछ भार होता है, तो इसका भी तो कुछ ना कुछ भार होगा, इसका भी कुछ ना कुछ मास होगा कि नहीं होगा? जो इसका भार या द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। इतने किलोग्राम इस पर आवेश होता है। क्या बोला? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम इस पर इतना आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर। सॉरी, आवेश नहीं, भार होता है इतना। जब इस पर इतना भार होता है तो जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं तो रहता होगा, इस पर कहीं ना कहीं तो इसको रखा जा सकता है, क्योंकि इस दुनिया में हर एक चीज, जो भी चीज है उसका कुछ ना कुछ भार जरूर है। जो कि देखो कौन लिए घूम रहा है? न्यूट्रॉन लिए घूम रहा है, सॉरी इलेक्ट्रॉन लिए घूम रहा है। और ये भार 1000 गुना कम है किससे? प्रोटॉन के भार से। प्रोटॉन के भार से 1000 गुना कम भार है इसका। समझ में आ रहा है? इतना कम इसका क्या होता है? भार होता है। अब इसके अन्य नाम की बात करें कि इसके और नाम क्या हो सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन के जो अन्य नाम होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो पता ही है, अन्य नाम में आ जाता है नेगट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को नेगट्रॉन के नाम से भी जाना जाता है। नेगट्रॉन का मतलब, नेग का मतलब नेगेटिव आयन रखने वाला, नेगेटिव आयन रखने वाला अणु, परमाणु या फिर कण क्या कहलाता है? नेगट्रॉन कहलाता है। नेगट्रॉन समझ में आ गया। और दूसरा इसको एक और बोल सकते हैं, कैथोड कण भी बोल सकते हैं। कैथोड कण, और इसको एक ऋण कण के नाम से भी जाना जाता है। देखिए एडिशनल जानकारी मिल गई कि इसको इलेक्ट्रॉन को और किस नाम से जाना जाता है। देखिए एडिशनल जानकारी बहुत सारी मिली है हमको। ये इलेक्ट्रॉन की डिफिनेशन पता चली है और इसके जो अदर नेम होते हैं भी पता चले हैं, और ये तो अप्रॉक्सीमेट सभी बुक में आप लोग को मिल ही जाता है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। होगा कि नहीं होगा? आ रहा होगा ना? पढ़ा रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोगों को भी तो समझ में आ रहा होगा। गुड। इलेक्ट्रॉन के बाद हम लोग कूच करेंगे किस पे? कूच का मतलब आगे किसको पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन के बाद अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोटॉन को। किसको पढ़ने जा रहे हैं? प्रोटॉन को। तो आप लोग ये लिख चुके होंगे, नहीं लिखे हैं तो वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोटॉन को। देखिए प्रोटॉन, प्रोटॉन हमेशा से तत्वों के नाभिक में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? नाभिक में पाया जाता है। और इस पे प्लस चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? प्रोटॉन बोला जाता है।
ऑलवेज कहां प्रेजेंट होगा? नाभिक के केंद्र में उपस्थित होगा। इसीलिए बोला जाता है कि नाभिक क्या होता है? धनावेशित होता है। हालांकि अभी जब मैं परमाणु संरचना बताऊंगा, जब तत्वों के बारे में बताऊंगा, तब इसको मैं पूरा बकायदा समझाऊंगा। बात आती है कि प्रोटॉन की खोज किसने की? जो प्रोटॉन की खोज है अप्रॉक्सीमेट लोगों को पता होता है रदरफोर्ड ने ना, रदरफोर्ड ने नहीं की। इसकी खोज की थी गोल्डस्टीन ने। कब की थी? 1886-87 में शायद था, 1886-87 में बोल सकते हैं। इसमें किसकी खोज की थी? प्रोटॉन की खोज की थी। अब प्रोटॉन की खोज तो कर दी, लेकिन नामकरण किसने किया? नामकरण जो किया था वो किया था कौन से? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने क्या किया था? नामकरण किया था 1920 में। अब एक भी चीज बताओ, जब घर पे कोई बच्चा पैदा होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, उससे पहले उसको क्या बोलते हो? आजा बच्चा आजा, बाबू आजा, भैया आजा। नामकरण नहीं हुआ है ना। जब नामकरण हो जाता है तब उसके नाम से बुलाने लगते हैं, ए एक्स इधर आओ, ए वाई इधर आओ। लेकिन जब इसका नामकरण नहीं हुआ है, उससे पहले इसको कुछ ना किसी नाम से जाना जाएगा कि नहीं? नामकरण तो रदरफोर्ड ने किया। बोला इसको क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं। नामकरण तो आपको किसने दे दिया? इसका रदरफोर्ड ने दे दिया। लेकिन इतने बीच के सालों में इनको किसी ना किसी नाम से जाना जाता होगा कि नहीं जाना जाता होगा? तो इस बीच के समय में इसके जो अन्य नाम थे, उन अन्य नामों में क्या आ जाता है? वो अन्य नाम थे धन कण, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। कैनाल किरणें, एनोड कण, इन नामों से जाना जाता था जब तक इसका नामकरण नहीं हुआ। उम्मीद है आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद से इसका भी, इस दुनिया में हर एक चीज का भार होता है, मैंने बताया, तो इसका भी कुछ ना कुछ भार होगा। इसका जो भार होता है, जिसको द्रव्यमान के नाम से भी जाना जाता है, इसका द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और यह भार पता हाइड्रोजन के भार के बराबर होता है। जितना हाइड्रोजन का भार होता है उतना किसका भार होता है? प्रोटॉन का भार होता है, ऐसा बोलते हैं हम लोग। चीजें समझ में आई कि नहीं? अब पॉजिटिव आयन रख रहा है, मतलब इस पर कुछ ना कुछ आवेश होगा। इसका जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, लेकिन वो माइनस में होता था और ये किस में होगा? प्लस में होगा। ये होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आ रही है ना? ये थी किसके बारे में जानकारी? इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी। इसके बाद से हम जिस पर पहुंच रहे हैं वो है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। न्यूट्रॉन समझ लो एक भार बढ़ाने वाला, नाभिक का भार बढ़ाने वाला, धरती का बोझ, जैसे लड़कियां दिमाग घुटनों में। मजाक कर रहा हूं, लेकिन पढ़ने में वो भी अच्छी होती हैं। आजकल जो लड़कियां कर रही हैं वो लड़के करके नहीं दिखा पा रहे हैं। हर एक सेक्टर में लड़कियों का योगदान ज्यादा है। ठीक है, तो मजाक के लिए ऐसा बोल दिया जाता है। बाकी अब हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? न्यूट्रॉन के बारे में। उसको भी समझते हैं। देखिए न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब उदासीन कण। ऐसा कण जिस पर कोई आवेश ना हो क्या कहलाता है? न्यूट्रल। और उसी से मिलकर क्या बना है? न्यूट्रॉन। इसकी जो खोज थी वो की थी चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने की। और चैडविक ने बताया कि ये नाभिक में पाया जाने वाला एक ऐसा कण भी होता है जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, मतलब उदासीन होता है।
लेकिन उदासीन तो है, इसका कुछ ना कुछ भार तो होगा ही। इसका भार प्रोटॉन के भार के बराबर ही होता है। जैसे प्रोटॉन है, प्रोटॉन का भार कितना था? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। उसी तरह न्यूट्रॉन का भी भार होता है। न्यूट्रॉन का जो भार होता है वो भी यही होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और आवेश क्या होता है? शून्य। इस पर कोई आवेश नहीं होता। इसके बारे में ज्यादा जानकारी जानने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है आपको प्रोटॉन समझ में आ गया होगा और प्रोटॉन के जो मूल कण हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी मिल गई होगी अच्छे से। अब प्रोटॉन के बाद हम लोग चलते हैं तत्वों पर, कि तत्व क्या होता है, कैसे बनता है, इसके काम क्या होते हैं, उनको समझते हैं। कि तत्व को भी तो समझना जरूरी है, उसके बाद ही तो हम लोग आगे कूच कर पाएंगे। तो तत्व को समझ लेते हैं, आफ्टर दैट फिर आगे क्या होता है उसको समझते हैं। हेडिंग लिख लेंगे आप लोग, तत्व। देखिए, अगर तत्व की बात करें, एलिमेंट बोलते हैं तत्व को। क्या बोलते हैं? एलिमेंट या तत्व। तत्व को बोला जाता है वे पदार्थ जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्व। या फिर छोटी सी डिफिनेशन, तत्व समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अगर कोई तत्व है, जैसे हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन में सभी तत्व किसके पाए जाएंगे? हाइड्रोजन के ही। सभी तत्व बोल रहा हूं, सभी परमाणु किसके पाए जाएंगे? हाइड्रोजन के ही पाए जाएंगे, तभी तत्व कहलाएगा, नहीं तो तत्व नहीं कहलाएगा। हर एक, जैसे नाइट्रोजन ये हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, तो सोडियम में सभी परमाणु किसके होंगे? सोडियम में सभी परमाणु सोडियम के होंगे, तभी वो तत्व कहलाएगा, नहीं तो तत्व नहीं कहलाएगा। इसीलिए तत्व को शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत रखा गया है। कि शुद्ध पदार्थ की जो मैंने परिभाषा बताई थी, तो शुद्ध पदार्थ की परिभाषा में मैंने क्या बोला था? शुद्ध पदार्थ की परिभाषा में मैंने ये बोला था कि वे पदार्थ जो समान प्रकार के परमाणुओं या अणुओं से मिलकर बने होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। उसी टाइप से अगर इसको बोला जाए तत्व को, तो वे या फिर तत्व वे कहलाते हैं जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्व। समान प्रकार के परमाणुओं से मिलेंगे तभी तत्व का निर्माण होगा, नहीं तो तत्व का निर्माण नहीं होगा, वो तत्व कहलाएगा ही नहीं। इसीलिए इसको किसके अंतर्गत रखा गया था? इसीलिए इसको रखा गया था किसके अंदर? शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब देखो, जो चीज मैं बताने जा रहा हूं उस पर बहुत ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना कि परमाणु की संरचना कैसी होती है, इसको कैसे काम करते हैं। अभी होमवर्क भी दूंगा और उसको पढ़ना होगा, याद करके आना होगा, तभी आगे कल हम लोग समझ पाएंगे। अगर वो समझेंगे नहीं, अगर उनको याद नहीं करेंगे, तो कल की चीजें समझ में नहीं आने वाली हैं। चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? अब इसको देखते हैं। कहने का मतलब यह है, कोई भी परमाणु होता है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहां पे पाया जाता है, प्रोटॉन कहां पे पाया जाता है, न्यूट्रॉन कहां पे पाया जाता है। ये चीजें सीख करके हम लोग आज की क्लास को विराम देंगे। तो ये चीज सीखना बहुत जरूरी है। ये चीज जब तक नहीं सीखेंगे तब तक अपने को कुछ समझ में आने वाला नहीं है। स्टार्ट करें? ठीक। देखिए, बीच में हमेशा नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? नाभिक में। चीजें समझ में आई कि नहीं? और ये इनकी कहलाती हैं कक्षाएं, कोष। इन कोष में इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? हमेशा चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा चक्कर लगाते रहते हैं, क्योंकि इससे अपने को यह समझना है कि कहां पे कौन सी स्थिति में क्या पाया जाता है। तो परमाणु के नाभिक में हमेशा क्या पाया जाएगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और उनकी कक्षाओं में क्या पाया जाएगा? उनकी कक्षाओं में पाया जाएगा इलेक्ट्रॉन। चीजें समझ में आई कि नहीं? इस टाइप से किसी एक परमाणु का निर्माण होता है। एक क्या, सभी परमाणु का निर्माण होता है। ये तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताया कि परमाणु का निर्माण कैसे होगा।
नाभिक के केंद्र में याद रखना, यह है नाभिक। क्या है? नाभिक। और ये क्या है? कोष। कोष या कक्षाएं इनको बोला जाता है। इन्हीं में क्या करते रहते हैं? कोष में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। और नाभिक में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, जो किसका निर्माण करते हैं? परमाणु भार का निर्माण करते हैं। कल हम लोग होमवर्क के लिए एक चीज अभी से याद कर लेंगे ताकि आगे चल के हमको सब कुछ पता चल जाए। देखिए, होमवर्क ये है आपका कि आपको 1 to 30, 1 से लेकर 30 तक एलिमेंट्स याद करने हैं। मतलब इतने तत्वों के नाम याद करने हैं, 1 से लेकर 30 तक की परमाणु क्रमांक के जितने भी तत्व होंगे, उनको क्या, उनका क्या याद करना है हमको? परमाणु क्रमांक याद करना है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे दिए दे रहा हूं, जैसे बोला एक पर क्या होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल ये होता है H, और लिखा कैसे जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक 1 पर क्या होता है, 2 पर क्या होता है, जैसे 2 पर हीलियम होता है उसका नाम। तो ऐसे 1 से लेकर के 30 तक अपने को तत्व याद होने चाहिए। फिर हम लोग जो सीखने वाले हैं वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आशा करता हूं कि आज की क्लास आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल होगी और आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो फिर से मैं बोले दे रहा हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आप तक मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए। और अपने अन्य जितने भी दोस्त हैं या फिर जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं उनको ये ज़रूर भेजें ताकि उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहे। और आप अगर लगातार मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे तो आपको वो चीज़ें समझ में आने वाली हैं जो आपको अदर बच्चों से एक अच्छा स्टूडेंट बनाएंगी। जय हिंद, जय भारत।